देखो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन में पोलराइजेशन भी आता है एक टॉपिक। तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या है? ये एक फिनोमिना है जो लाइट के वेव नेचर से एसोसिएटेड है। अगर लाइट का वेव नेचर नहीं है तो अपने को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। आगे समझ में, इसलिए तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं। अब पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, पोलराइजेशन कैसे देखते हैं हम, क्या कुछ सारा सिस्टम है, तो मैं आपको एक बार बता दूं। हाइगेंस से स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो हाइगेंस थ्योरी क्या कहती थी? हाइगेंस के अकॉर्डिंग, हाइगेंस प्रिंसिपल, देखो हाइगेंस ने क्या बोला बेटा, लाइट इज ए वेव। क्या है? लाइट एक वेव है। लाइट एक वेव है। तो ये वेव किस टाइप की है? क्योंकि उस टाइम पे भी लोग आर्ग्यूमेंट करते थे ना कि वेव अगर आप बोल रहे हो तो किस टाइप की वेव है। तो ये इसने बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव बोला इसने? मैकेनिकल वेव। देखना ये फिनोमेना कितना इंपॉर्टेंट है। इस फिनोमेना के कारण ही अपने को बहुत सारी चीज़ें पता चली, नहीं तो हम पहले लाइट को कैसे वेव मानते थे, समझ में ना। अब मैकेनिकल वेव बोला है ना इसने, तो मैकेनिकल वेव आप पढ़ चुके हो, 9th क्लास में भी आते हैं। वेव कितने टाइप की होती हैं मैकेनिकल वेव? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। तो इसका नेचर कैसा है? लाइट का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करें आगे एंड पीछे। इसको क्या बोला हमने? लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये इसको हाइगेंस जो है ना, हाइगेंस इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव मानता था। देखो कौन सी वेव मानता था ये? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बताना चाहता हूँ आपको, जब हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी थी ना, तो हाइगेंस ने लाइट को एक मैकेनिकल वेव माना और इसको मैकेनिकल वेव की कौन सी कैटेगरी माना? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर ये फिनोमेना नहीं दिखता ना अपने को, तो लाइट का कैसा नेचर मानते हैं हम? ट्रांसवर्स नेचर का नहीं पता लगता। फिर पोलराइजेशन के कारण ही क्या पता चला कि लाइट का कौन सा नेचर है? ट्रांसवर्स नेचर है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझ गए। अब मैकेनिकल वेव जो होती हैं उनको चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हाइगेंस की मैं मिस्टेक आपको बता रहा हूँ, हाइगेंस की मिस्टेक क्या थी? लाइट एक वेव है, ये बात सही थी, लेकिन किस टाइप की वेव है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये उसका नेचर कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है कि ट्रांसवर्स नेचर है। अब हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। मैकेनिकल वेव माना, ठीक है। चलने के लिए इसको बोला कि मैकेनिकल वेव जितनी भी होते हैं ना, मैकेनिकल वेव चलने के लिए उनको एक मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आगे समझ में। तो यहाँ मीडियम कौन सा है? सन से अर्थ तक। तो इसने क्या बोला? एक मीडियम फैला हुआ है सन से अर्थ तक, वैक्यूम कहीं नहीं है, ल्यूमिनोफेरस ईथर। आगे समझ में। क्या मीडियम बोला इसने? ईथर मीडियम फैला हुआ है इस यूनिवर्स में हर जगह। दिस इज़ वेरी डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट है। कभी आप सोचो ये इतना बहुत थिन है कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अपनी थ्योरी दे दी और बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बेसिस पे जो ईथर मीडियम था वो तीतर बीतर हो गया। ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। आगे समझ में। अब जब ये फिनोमेना अपने को लैब में देखने को मिला तब पता चला कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है। नहीं तो क्या मानते थे लाइट को? अगर वेव है तो किस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं? समझ में आ गया। तो या तो अगर वाइब्रेशंस ऐसे हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं तो उसको क्या मानते थे? ट्रांसवर्स वेव। तो इसके बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद मैक्सवेल आया, ये फिनोमेना देखने को मिला, ठीक है। सन 1865 में मैक्सवेल आया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है। मैक्सवेल ने दुनिया के आगे ये प्रूव किया कि लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। कैसी वेव है? ईएम वेव। यू नो वेरी वेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उससे 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे कौन वाइब्रेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ईएम वेव मैं आपको समझा चुका हूँ ईएम वेव क्या होती है, समझ में आ गया। अगर मान लो ये वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा 0 to पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर उसी डायरेक्शन में घटेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ही 0 होगा। अब ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या नाम दिया था हमने? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
और अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में तो चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बना दे रहा है, चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को, और ऐसे ऐसे करके इसके पास चलने की एक प्रोपगेशन की एक ताकत आ जाती है इसके पास, और यही है ईएम वेव। और इसमें यह प्रूव हुआ कि जो लाइट का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ओके क्लियर। अब वापस आते हैं पोलराइजेशन के ऊपर, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ या द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए पार्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड पोलराइजेशन, यही है पोलराइजेशन। अब ये चीज़ समझ में तो नहीं आएगी। देखो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस या ऑल साइंटिस्ट जैसे मैक्सवेल हो गया, लाइट क्या है, एक वेव है। क्या है बेटा, लाइट एक वेव है। अब वेव जो प्रोड्यूस होगी, वेव किससे प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेशंस। वेव कैसे प्रोड्यूस होगी, बाय वाइब्रेशंस। यही तो सीखा हमने, वेव वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी। अब वाइब्रेशंस होंगी अगर इसमें, तो किस टाइप की वाइब्रेशंस होंगी, किस टाइप की वाइब्रेशंस है। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हो, अगर आप एक स्ट्रिंग देखो, सितार गिटार में एक स्ट्रिंग है, अगर आप इसको ऐसे प्लग करते हो तो इसमें वाइब्रेशंस कैसे हैं, वर्टिकल। और वर्टिकल वाइब्रेशंस का ये देखो एक क्या बन गया, इसके ऊपर पेपर रखो आप, क्या ये एक प्लेन नहीं बन गया। अगर आप इसको ऐसे प्लग करते हो तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा, हाँ। तो हमें पता है वाइब्रेशंस किसकी हैं, कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो पता चल गया मैक्सवेल ने जो ईएम वेव थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमें पता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, तो आंसर है इन ऑल डायरेक्शंस। समझ में आ गया। ये वाई एक्सिस मानो आप, इसमें भी वाइब्रेशंस हैं, एक्स एक्सिस में वाइब्रेशंस हैं, ऐसे ये ऐसे सभी डायरेक्शन में क्या है, वाइब्रेशंस। समझ में आ गया। वाइब्रेशंस ही होंगी, प्रोड्यूस होंगी वाइब्रेशंस, तभी तो वेव प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन अगर अब देखो आप, अगर आप एक स्टोन को वाटर में थ्रो करते हो तो वहाँ पे रिपल्स बनते हैं, वाटर रिपल्स इन ऑल डायरेक्शंस। वहाँ पे कौन वाइब्रेट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब तक कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी, ऑसिलेट नहीं करेगी, वेव बन ही नहीं सकती है। समझ में आ गया। अगर आप बोल रहे हो तो हमारे गले में क्या होता है, वोकल कॉर्ड, वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, सीधी बात है। साउंड इज ए वेव। तो कोई भी वेव है बगैर वाइब्रेशंस के तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। आ रहा है नहीं समझ में। तो किस तरह के वाइब्रेशंस हैं, अगर आप इसको प्लग करते हो ऐसे, तो ऐसे इसके ऊपर एक पेपर रखो, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बन गया एक। अगर आप इस सितार गिटार के वायर को ऐसे प्लग करो, ऐसे ये वायर है, इसको आप ऐसे प्लग करो तो कैसे वाइब्रेट करेगा ये, एक्स डायरेक्शन में ऐसे मान लो। तो इसके ऊपर एक पेपर रखते हो तो ये एक प्लेन बन गया। तो किस प्लेन में वाइब्रेशंस हैं, तो आंसर इन ऑल डायरेक्शंस। आ गया समझ में। ये लाइट है, लाइट वेव, और इसके वाइब्रेशंस ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे भी हैं, इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये लाइट कैसी बोली जाती है, अनपोलराइज्ड लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट है ना आपकी, जो सिंपल लाइट है, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट है ये, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। तो पोलराइजेशन क्या है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट को ही पास होने देना, या यूँ समझ लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की वाइब्रेशंस को रोक देना, वही क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। समझ में आ गया। आप आज के बाद आप क्या समझोगे इस चीज़ को, आप ये समझिए, मान लीजिए दो ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस, समझ गए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ऐसा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब आप ये समझिए, अगर एक वेव है लाइट वेव, तो उसमें 50% ऐसी वाइब्रेशंस हैं वर्टिकल, और 50% क्या हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वाइब्रेशंस, हम ऐसा मान के चलेंगे। और ये लाइट एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स माना जाएगा, साधारण, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसमें वाइब्रेशंस कहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑर्डिनरी लाइट the vibrations of a
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो वाइब्रेशन है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या मान रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, दिक्कत ही नहीं है। हम सिर्फ एक को समझेंगे, समझ में आ गया, हमें दिक्कत ही नहीं है दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस देखेंगे बस, उसी की वाइब्रेशंस। सो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें वाइब्रेशंस ऑफ ई वेक्टर, ऑर्डिनरी लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, और जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब ये वाइब्रेशन ऐसा 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 ऐसा, देखो इसी प्लेन में सारे के सारे वाइब्रेशंस हैं, यूँ समझिए। ये एक पेपर है, कुछ भी मान लो पेपर है या कुछ भी, या फिर मैं ऐसे इसको सर्कल करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्स एक्सेस में वाइब्रेशन हो रहा है, वाई एक्सेस में ऐसे या ऐसे, तो ये इसी प्लेन में सारे वाइब्रेशंस हैं। और ये प्लेन क्या है, ये प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ए वेव। आ गया समझ में। तो ये चीज़ है, ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशंस जो कर होंगे वो इन ऑल डायरेक्शन सिमेट्रिकल, लेकिन हम क्या मानेंगे 50% ऐसे और 50% ऐसे, ये समझिए। और दिस इज अनपोलराइज लाइट, कैसी लाइट है, अनपोलराइज। अब पोलराइजेशन क्या है, अब हमारे को नेचर में एक बहुत पतली सी स्लिट मिलती है, बहुत थिन स्लिट, एक बिल्कुल बहुत नैरो स्लिट जिसको हम बोलते हैं विंडो, बहुत 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 थिन विंडो, और वो नेचुरल क्रिस्टल है अपने पास, उसका नाम क्या है, टॉर्मलिन क्रिस्टल। वो जब इसके आगे हम रखेंगे तो क्या होगा, ये हमने रखा टॉर्मलिन क्रिस्टल, और इसके अंदर बहुत थिन स्लिट है, बिल्कुल पतली सी ब्लेड जैसे, सीधा नहीं बन रहा भाई, ओके। बहुत थिन स्लिट है ये, इसमें इन ऑर्डर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट 10⁻⁻⁶ -5 मीटर, इतनी विड्थ है इसकी स्लिट की। और ये क्रिस्टल का नाम मैंने अभी भी बताया आपको, क्या है, टॉर्मलिन क्रिस्टल। एक बार इसको क्लियर कर दूं, क्या है ये, टॉर्मलिन क्रिस्टल। अब ये टॉर्मलिन क्रिस्टल करेगा क्या, अब आप देखिए, एक दो पेन है, 2-3 पेन दे दो मेरे को। मैंने क्या बोला, जो लाइट है ना अपने पास, ऑर्डिनरी लाइट, इसके पास सभी डायरेक्शंस के क्या हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे और एक ऐसे, यूँ मान लो, है ना। तो हम क्या मानते हैं, ये दो ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऐसे मानेंगे। अब ये लाइट, ऑर्डिनरी लाइट ऐसे आ रही है सोर्स से, ऐसे निकल करके आ रही है, यूँ समझिए। अब अगर आप इसके आगे ये टॉर्मलिन क्रिस्टल रख देते हो, इसकी बिल्कुल पतली सी स्लिट है। अब आप खुद ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को, अगर ये टॉर्मलिन क्रिस्टल आपने ऐसे रखा है एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे जाएगी लाइट, तो कौन सी वाइब्रेशन इसमें से पार होगी, कौन सी पास करेगा ये, और कौन सी को ब्लॉक कर देगा, आपको दिख रहा है कौन सी पास होगी, जो वर्टिकल वाली है सिर्फ वही वाइब्रेशंस निकलेंगी, और हॉरिजॉन्टल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्या आप इसको ऐसे भी रख सकते थे क्या, इसको बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो वर्टिकल वाली ब्लॉक हो जाएगी, और सिर्फ कौन सी वाइब्रेशन पास होगी, हॉरिजॉन्टल वाली। क्या समझ में है, हाँ। तो जब ऐसा होगा तो वो फिर लाइट जो उधर निकलेगी, जो लाइट आपको मिलेगी इमरजेंट लाइट, वो फिर कैसी लाइट मानी जाएगी, पोलराइज लाइट। आया समझ में। अब इससे टॉर्मलिन क्रिस्टल से ये आके स्ट्राइक करता है ऐसे, ठीक है, वाइब्रेशंस, और सिर्फ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ही वाइब्रेशंस अपने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ही वाइब्रेशंस ऐसे मिलेंगी, ओके। इस तरह से एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस ऐसे निकलते हैं। अब ये लाइट कैसी है, ये अनपोलराइज लाइट, ये लाइट कैसी होगी, क्या बोली जाएगी बेटा, ये पोलराइज्ड लाइट, क्या बोली जाएगी, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर हुआ। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये अगर बिल्कुल थिन स्लिट है ना, इससे अगर इधर ऑब्जर्व करें, मान लो एक सोर्स यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब, और उस बल्ब का एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट है इस बल्ब का, मान लो, और ये फिलामेंट जो है इस तरह से वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और उधर आपको ऐसे, जब आप देखोगे तो उधर लाइट आपको ऐसे मिलती है। तो अगर आप इधर से ऑब्जर्व करते हो तो क्या आपको ये पूरा का पूरा सोर्स दिखेगा, या सिर्फ इसकी जितनी विड्थ है ना, जितनी टॉर्मलिन क्रिस्टल की जो विंडो है उसकी विड्थ है, उतना सा आपको ये फिलामेंट दिखेगा बल्ब का, बताओ कितना दिखेगा,
क्या पूरा ये बल्ब का फिलामेंट दिखेगा जो ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, या सिर्फ इतना दिखेगा जितना ये स्लिट का जो विड्थ है उतना? बताइए। तो आंसर क्या है? कई बच्चे ये कहते हैं कि सिर्फ इतना ही दिखेगा जितना ये स्लिट का विड्थ है। नहीं, आपको ये पूरा फिलामेंट दिखेगा भाई। उधर से जब आप इसको देखोगे तो आपको पूरा का पूरा फिलामेंट आपको दिखेगा ये। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचिए एक बल्ब का जो फिलामेंट है, जो भी आप सोचो टंगस्टन, ठीक है, उसमें लाखों करोड़ों मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक एटम के हर एक हिस्से में आपको यूँ समझ लो दोनों तरह की वाइब्रेशंस मिलती हैं। हम दो ही मान रहे हैं ना, दो ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन मान रहे हैं बस सिर्फ। यानी कि आप कहीं पर भी जो आप देखोगे वहाँ हर एक हिस्से से लाइट वेव जा रही है ऐसे। कौन सी वाइब्रेशन पास हो रही है? कौन सी वाइब्रेशन? वर्टिकल, और वर्टिकल जा रही है उधर। तो क्या आप इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इस टाइप की वेव बना रहे हैं, इस टाइप यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसी वेव निकाल रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन वाली वाइब्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक हिस्से के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों टाइप की वेव निकाल रहे हैं। समझ में गया? तो आपको ये ऑब्जेक्ट आधा अधूरा नहीं दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा, क्योंकि हर पॉइंट से जो वर्टिकल वाइब्रेशंस पास हो रही हैं वो तो पास होंगी होंगी। इस पॉइंट से हर एक पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वाइब्रेशन है सिर्फ उनको ही ब्लॉक करेगा ये। तो फिर अंतर क्या हुआ इसमें अंतर क्या है? जब आप इसको इधर से देखोगे फुल्ली ब्राइट दिखता है बेटा आपको, फुल्ली ब्राइट। आगे समझ में? कैसे दिखेगा? बिल्कुल चमकदार। जब आप इधर से देखोगे ना, इधर से देखोगे इस सोर्स को कम चमकता हुआ दिखेगा। क्या समझ में आया? यहाँ पे इस अनपोलराइज लाइट के पास इंटेंसिटी क्या है? फुल, मैक्सिमम। कितनी इंटेंसिटी है? आई नोड। समझ में आ गया? चमक फुल है उधर। और जब आप इसको पोलराइज लाइट को देखते हो तो ब्राइटनेस डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी घट जाती है। क्या घट जाती है? इंटेंसिटी। तो यहाँ ब्राइटनेस कितनी होती है? यहाँ उस सोर्स को आप देख रहे हो ना विंडो के थ्रू, इस स्लिट के थ्रू अगर ऑब्जर्व करो आप देखोगे कम चमक रहा है। क्या डिक्रीज कर गई है? इंटेंसिटी। और कितनी डिक्रीज कर जाती है? 50%। ये याद रखना, कितनी डिक्रीज कर जाती है? 50%। ऐसा कैसे सर? हम तो सोच रहे थे कि 100% लाइट ये आ रही है और सिर्फ 1% ही पास हुई, तो कितनी इंटेंसिटी बतानी चाहिए? ओनली 1%, और आप बता रहे 50%। नहीं भाई, 50% ही आपको इंटेंसिटी मिलेगी इधर। यहाँ 100% इंटेंसिटी इसके पास, और यहाँ कितनी मिलेगी? पोलराइज होने के बाद 50% ही मिलेगी। आगे समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो हम क्या मान रहे थे, 50 तो ऐसे वर्टिकल वाइब्रेशन 50, और 50 क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वाले पास होगी 50 वाइब्रेशंस पास हुई, और 50 हॉरिजॉन्टल वाली ब्लॉक होगी। अगर आप ऐसा ना मानो कि ऐसा मानो कि हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है, तो फिर इनका ये एक वाइब्रेशन है ऐसे, ठीक है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी तो पास होगा। इस वाइब्रेशन के दो आप पार्ट कर लो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल में, तो इस वाइब्रेशन का कौन सा पार्ट निकलेगा? वर्टिकल वाला। कौन सा कंपोनेंट रुक जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाला। इस वाइब्रेशंस को ऐसे देखो आप, ये वाली वाइब्रेशंस है, वर्टिकल वाली तो बिल्कुल पास हो जाएगी एज इट इज़ पूरी में इंटेंसिटी के साथ, लेकिन ये वाली इसका कौन सा कंपोनेंट पार होगा? वर्टिकल वाला। और कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाला। तो ऐसे इधर इंटेंसिटी आपको कितनी मिलती है? 50%। कितनी? आई नॉट बाई 2। आ गया समझ में? ठीक है। अब इस टूरमैलिन क्रिस्टल ने काम किया क्या? बताइए। इस टूरमैलिन क्रिस्टल ने किया क्या है? इस लाइट को क्या कर दिया है? पोलराइज्ड। तो ये जो आप देख रहे हो, आपके पास ये डिवाइस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये इसका नाम क्या होना चाहिए? टूरमैलिन क्रिस्टल का पोलराइजर। क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए इसका? पोलराइजर। समझ में आया? अगर आप इस पोलराइजर को मूव करते हो ऐसे, देखो ये ऐसे, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करवाते हो, तो क्या ब्राइटनेस के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? इसको आप यहाँ रोटेट करवाओ, कितना भी रोटेट करवाओ, यहाँ जो इमरजेंट आपको लाइट दिख रही है, क्या इसके इंटेंसिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करवा रहे हो तो ये क्या बोला जाएगा? पास एक्सिस या कुछ ऐसा नाम है इसका, ठीक है। पोलराइजर को आपने ऐसे रखा, ठीक है। अगर आप पास एक्सिस ऐसा कर देते हो, ठीक है, अगर आप इसको ऐसा कर देते हो तो क्या होगा? ये वाली वाइब्रेशंस निकल जाएंगी। इंटेंसिटी अब भी कितनी होगी? 50%। ऐसे घुमाओगे तो 50%, कैसे भी घुमाओगे इसको तो इंटेंसिटी यहाँ पे मिलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी? 50%। कोई इसके ऊपर असर नहीं होगा।
ऑन रोटेटिंग polarizer the intensity of emergent light remains same। क्या रहती है? सेम रहती है। इतना क्लियर हुआ? ये इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी भाई। ठीक है। अब को ऑब्जर्व करना चाहो कि ये लाइट पोलराइज है या नहीं है, कोई लाइट अगर ऑब्जर्व करना चाहो कोई लाइट पोलराइज है या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो एक तरीका और है, इस लाइट के आगे अगर आप एक पोलराइजर और रख देते हो, पोलराइड्स बोले जाते हैं ये, जो हम बनाते हैं ना, देखो किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के मेथड मैं आपको बता दूंगा किस मेथड से हम पोलराइज बना सकते हैं, किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसके आगे एक टूरमैलिन क्रिस्टल और रख देते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अब जब आप इसको रोटेट करवाओगे ना, ये वाइब्रेशन सिर्फ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की वाइब्रेशंस ही आ रही हैं ऐसे। अगर आप इस एनालाइजर क्यों बोल रहा हूँ आएगा समझ, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करवाते हो थीटा डिग्री से, और जब आप इसको रोटेट करवाते हो तो आप देखते हो कि इसके इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सिर्फ डायरेक्शंस कौन सी वाइब्रेशंस आ रही हैं? वर्टिकल डायरेक्शन की वाइब्रेशंस आ रही हैं। और जब आप इसको रोटेट करवाते हो, टूरमैलिन क्रिस्टल को और रोटेट करवाया, तो आप देखते हो कि इंटेंसिटी घट जाती है। और बिल्कुल जब आप इसको ऐसे रख देते हो, ठीक है ना, कैसे रख दिया आपने, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन की वाइब्रेशंस ऐसे आ रही हैं, और टूरमैलिन क्रिस्टल को आपने ऐसे रख दिया, ऐसे घुमाते रहे, हमने देखा कि इसकी इंटेंसिटी घट रही है। और जब आपने इसको एज इट इज़ रख दिया तो ब्लॉक हो गई। तो यहाँ पे इमरजेंट रे या इमरजेंट लाइट जो मिलेगी इधर, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? तो ये क्या करके दे रहा है आपको? ये पोलराइज कर रहेगा लाइट को? नहीं, लाइट तो पोलराइज है यहाँ पे। तो ये क्या करके दे रहा है? ये बता रहा है कि ये लाइट जो है पोलराइज है या नहीं है। समझ में आ गया? और अगर ये लाइट अनपोलराइज होती तो चाहे आप इसको ऐसे रखो कैसे भी घुमाओ, इंटेंसिटी कितनी रहती? फुल जितनी रहनी चाहिए। कितनी रहती है यहाँ पे? I0/2 इतनी रहनी चाहिए थी अगर अनपोलराइज लाइट होती तो। और अगर ये पोलराइज है तो ऐसे करते करते जब आपने थीटा 90 कर दिया तो इसकी ब्राइटनेस कितनी होगी? इधर आके 0। आगे समझ में? इसके लिए मालूज ने एक लॉ बनाया, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है। अब ये पोलराइज लाइट पोलराइज है या नहीं है? अगर ये नहीं होती, मान लो ये ऐसी होती अनपोलराइज लाइट, तो इसको आप चेक कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो तो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऐसे कर रहे हो तो भी दिख रहा है, हर डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। और जब आप जितना रोटेट करवाओ, कितना भी रोटेट करवाओ, आपको 360 रोटेट करवाओ भले ही, आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 50%। लेकिन पोलराइज लाइट के केस में जब आप इसको फिर घुमाते हो तो ब्राइटनेस कितनी, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे कितनी डिक्रीज करती है? 0 तक। ठीक है। तो ये टूरमैलिन क्रिस्टल यहाँ पे पोलराइजर नहीं है, ये यहाँ पे पोलराइजर है ये। तो यहाँ पे इसका क्या नाम होना चाहिए? एनालाइजर। क्या करके दे रहा है? एनालाइज। क्या नाम होना चाहिए बेटा? एनालाइजर। सिर्फ एनालाइज करके दे रहा है कि ये पोलराइज है कि नहीं। आया समझ में? ये लाइट पोलराइज है या नहीं। तो जब आप एनालाइजर को रोटेट करवाते हो तो इंटेंसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम, या वेरी कर सकते हैं, वेरी करती है फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। समझ में आ गया? मैक्सिमम है यहाँ पे, कितनी मैक्सिमम है? I0/2। वैसे तो मैक्सिमम मेरे को यहाँ बोलना चाहिए, लेकिन पोलराइज लाइट की मैक्सिमम कितनी है? I0/2। तो उससे मैक्सिमम I0/2 से घट करके कितनी हो जा रही है? 0। जब आप एनालाइजर को रोटेट करवा रहे हो। आ गया समझ में? तो ये एनालाइजर है। अब ये एनालाइजर, ये टूरमैलिन क्रिस्टल आपका, और ये टूरमैलिन क्रिस्टल मान लो, ये एनालाइजर, और ये लाइट ऐसे आ रही है। तो जब आप इसको थीटा डिग्री से रोटेट करवाते हो तो इंटेंसिटी में कितना इफेक्ट पड़ता है? ये मालूज ने इसके ऊपर एक लॉ दिया। और थीटा डिग्री रोटेट करवाते हो और रोटेट करो, और जब थीटा कितना हो जाता है? 90, तो इंटेंसिटी बिकम्स 0। तो मालूज लॉ क्या कहता है? पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी के बारे में। किसके बारे में मालूज लो? सिर्फ पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। समझ गए? और अकॉर्डिंग टू मालूज लो, देखो मालूज लो क्या कहता है बेटा? इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
कोस स्क्वायर थीटा, प्रूव भी करना है, देख लेना इंटेंसिटी कितनी होगी कोस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? वो भी बताऊंगा एक कि हम किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कैसे करते हैं, अपने पास क्या क्या है वो चीज़ें जिससे हम किसी भी अनपोलराइज लाइट को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मेथड भी बताऊंगा। पहले ये देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये पोलराइज लाइट है, यहाँ ये पोलराइज लाइट है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है इसका, ए नोड। एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग देखो हमने पढ़ रखा है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अभी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नोड मैक्सिमम। भाई फुल एम्पलीट्यूड है, ऐसे आप एनालाइजर को ऐसे रख रहे हो तो इसमें से तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी पास होगी। अगर आप इसको थीटा डिग्री से रोटेट करवाओगे तो इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मान लो कितना रोटेट करवाया, थीटा डिग्री, कितना रोटेट करवा दिया आपने। इसका और इसका साइज सेम है, लेंथ ही है, ये समझिए। हमने ऐसा एनालाइजर लिया है, पोलराइजर लिया है, ये मानिए आप, जिसकी जो लेंथ है, ये वाइब्रेशंस की जो लेंथ है उसके इक्वल है, मानिए आप। तो मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड जितना है उसके इक्वल है, ये समझ में आएगा। तो आप इसको कितना मानते हो, आपने थीटा डिग्री से रोटेट करवा दी, ये इतना भी तो कितना है, ए नोड ही तो है। एनालाइजर का ये लेंथ है ना, उसकी विंडो का लेंथ, तो आपने थीटा डिग्री से रोटेट करवा दिया तो ये वाली वाइब्रेशंस पास होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ तक की वाइब्रेशंस पास हो जाएंगी और सिर्फ कौन सी ब्लॉक हो जाएंगी, ये वाली। अब क्या इंटेंसिटी उतनी रहेगी क्या, घटेगी, और किसके अकॉर्डिंग घटेगी, कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग। समझ में आएगा? तो इंटेंसिटी ये इतनी वाइब्रेशंस रुक जाएंगी, और घुमाओगे तो और इतनी वाइब्रेशंस रुक जाएंगी, और घुमाओगे और वाइब्रेशंस रुक जाएंगी। और जब आप थीटा को कितना कर देते हैं 90, तो सारी की सारी वाइब्रेशंस जो भी हैं वो कंप्लीट स्टॉप और इंटेंसिटी बिकम्स 0। आया समझ में? अब इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे, जब आप इसका ये वाला कंपोनेंट तोड़ते हो, ये इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ए कोस थीटा। देखिए इस चीज़ को, जब आपने इसको एज इट इज़ रख रखा था तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। एज इट इज़ रख रखा था तो इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, ऐसा रख रखा था तो इंटेंसिटी का क्या था, एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, है ना। जब आपने इसको ऐसे रख दिया तो इंटेंसिटी घटेगी ना, इंटेंसिटी आई नोट थोड़ी ना होगी। थीटा डिग्री से रोटेट करवाने पे इंटेंसिटी क्या होगी, आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इस चीज़ को, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए नोड कोस थीटा। ठीक है, तो ए नोड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्या इतना समझ में है? इसका ये वाला कंपोनेंट देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए नोड कोस थीटा, थीटा के साथ वाला, और ये वाला इधर वाला तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नोड साइन थीटा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ए नोड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों इक्वेशंस आपको क्लियर कट दिख रही हैं, इनको आप क्या करिए, डिवाइड करिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इसका प्रूफ दिखा रहा आपको। आई बाई आई नोड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। आई बाई आई नोड इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है, ए नोड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, ए नोड स्क्वायर, ओनली ए नोड स्क्वायर। आया ना समझ में? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, ए नोड से ए नोड कैंसिल, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ऊपर ले जाओ आई नोड, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आएगा? आई नोड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इज कांस्टेंट, मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट हटाओ क्या आ जाएगा, प्रूव हो गया कि नहीं? दिस इज मालूज लॉ। आ गया समझ में? अगर आपसे पूछा जाए, अब इसके ऊपर कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी सोचोगे इतना समझने से पूरा हो गया, नहीं। ये इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, रहेंगी, ये प्रूफ है इसका। ठीक है, अब देखो ये एक इक्वेशन है, ये वाली ये बन गई ना, आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। मैं अगर बोलूँ बताओ कितने एंगल पे कितना डिग्री रोटेट करवाने पर थीटा कितना हो, इंटेंसिटी कितनी हो, हाफ। बताइए, इंटेंसिटी हाफ हो जाए, थीटा कितना रोटेट करवाएं,
देखिए आप क्या चाहते हो, इंटेंसिटी को क्या चाहते हो, देखो इंटेंसिटी को हाफ चाहते हो ना आप, हाफ चाहते हो, तो मैक्सिमम का क्या हो जाए हाफ, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम की क्या हो जाए हाफ, आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, आई नोड से आई नोड कैंसिल, 1/2 स्क्वायर इधर आके क्या बना देगा 1/√2, कोस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर इधर आके क्या बना देगा 1/√2। क्या समझ में आया? कोस थीटा 1/√2 कब होता है 45 डिग्री, कोस थीटा 1/√2 की वैल्यू क्या आती है, थीटा का थीटा कितना हो 45 डिग्री। यस, जब आप 45 डिग्री पे रोटेट करवा दोगे ना एनालाइजर को तो इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। 1/4 के लिए बताइए 1/4 कब होगी इंटेंसिटी, आप 1/4 रखो, आई नोट बाई क्या हो जाएगा 4, इंटेंसिटी कितनी हो 4 है 1/4 है, तो आई नोट बाई 4, 4 आई नोट से आई नोट कैंसिल, 4 है यहाँ पे, 4 रूट से बाहर आएगा कितना बनेगा 2, 1/2, 1/2 क्या है 1/2 कितना होगा 60, कोस थीटा 1/2 कब होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे रोटेट करवाने पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको 1/4। कुछ आया समझ में? अब एक क्वेश्चन, 30 डिग्री से अगर रोटेट करवाएं एनालाइजर को तो इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी। अगर मैं 30 डिग्री से रोटेट करवाता हूँ ना 30 डिग्री, कोस थीटा कितना मेरा 30 डिग्री, तो इंटेंसिटी बिकम्स, बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी 3/4, कितनी होगी 3/4, समझ में? इंटेंसिटी बिकम्स 3/4। क्लियर हुआ? अब मैं आपको मेथड बताता हूँ, किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये समझ में आया? किसी पोलराइज और अनपोलराइज लाइट में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, समझ में आया इतना? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बताओ, इसमें ब्राइटनेस क्या है 100%, इसमें ब्राइटनेस क्या है 50%, ठीक है, और उसके हिसाब से आप एनालाइजर को घुमाओगे तो 50 का कितना बचेगा, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई मालोज लॉ के अकॉर्डिंग। आगे समझ में? हाँ, देखिए भाई, किसी भी अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अपने पास क्या क्या मेथड्स हैं, तो अपने पास पहला है नेचुरल मेथड। क्या नाम है इसका नेचुरल मेथड में? नेचुरल क्रिस्टल अपने पास नेचर में मिलता है, क्या नाम है इसका? टॉर्मलिन क्रिस्टल। ओके, टॉर्मलिन 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 आप कहोगे, अब टॉर्मलिन क्रिस्टल नाम बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? मैन मेड जो अपने पास है, मैन मेड, ये भी कल पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। मैन मेड जो अपने पास एक डिवाइस जिससे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज निकोल प्रिज्म। कौन सी प्रिज्म है? निकोल प्रिज्म, या कहीं इसको निकल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड इज बाय रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन से भी आप पोलराइज लाइट ऑब्टेन कर सकते हो बाय रिफ्लेक्शन मेथड। और एक और क्या है? बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अपने को टोटल 4 तरीके से अनपोलराइज लाइट जो है वो पोलराइज लाइट बना सकते हैं हम, ठीक है। अपने पास 4 मेथड्स हैं टू कन्वर्ट अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट, ठीक है। 1 बाय 1, एक तो हमने पढ़ लिया आज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।